सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसे चलाने के लिए एक रूल बुक तो चाहिए है ना। बस वही है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का और शासन के पूरे ढांचे का आधार है। चलिए आज इसके सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे कोर रूल्स हैं जो इतने बड़े और विविध देश को एक साथ बांध कर रखते हैं? वो कौन से कानून हैं जो सरकार को शक्ति देते हैं और नागरिकों को उनके अधिकार? और मजे की बात यह है कि इन सारे सवालों के जवाब हमारे संविधान के कुछ बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। असल में यही आर्टिकल्स भारत के पूरे सिस्टम की नींव हैं। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को समझने की शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से, यानी नेशनल लेवल से, जिसे हम कहते हैं संघ सरकार। अब देखिए, नेशनल लेवल पर 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं। फिर आता है आर्टिकल 74, जो कहता है कि प्रेसिडेंट को सलाह और मदद देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसे लीड करेंगे प्रधानमंत्री। और फिर है आर्टिकल 79, जो संसद की बात करता है, यानी वो सबसे बड़ी बॉडी जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अच्छा, अब ये जो संसद है ना, इसकी बनावट भी समझ लेते हैं। इसमें 2 घर हैं, 2 हाउसेस। एक है राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, इसका जिक्र है आर्टिकल 80 में। और दूसरा है लोकसभा, मतलब लोगों का सदन, जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें जनता सीधे चुनकर भेजती है, इसका जिक्र है आर्टिकल 81 में। तो ये तो हुई केंद्र की बात। अब चलते हैं शासन के अगले लेवल पर, और यहां हम देखेंगे कि कैसे देश का ये जो ढांचा है, ठीक वैसा ही एक ढांचा राज्यों के लेवल पर भी बनाया गया है, ताकि शासन लोगों के और करीब पहुंच सके। जैसे केंद्र में पार्लियामेंट है ना, बिल्कुल वैसे ही राज्यों में होते हैं विधानमंडल, और संविधान का आर्टिकल 168 इनकी स्थापना की बात करता है। यही वो बेस है जिस पर राज्य के लेवल पर कानून बनाने का पूरा प्रोसेस टिका है। और यहां भी सिस्टम काफी कुछ केंद्र जैसा ही है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्य के हेड होते हैं गवर्नर। राज्य के कामकाज को संभालने के लिए होते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, और कानून बनाने का काम करता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, तो हमने सरकार की मशीनरी को समझ लिया कि कौन क्या करता है। पर अब उस बुनियाद पर आते हैं जिसके लिए ये सारा सिस्टम बना है, मतलब भारत के नागरिक और उनके अधिकार और कर्तव्य। आर्टिकल 21 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो गारंटी है जो हमें जीने और पर्सनल लिबर्टी का हक देती है। हर एक भारतीय नागरिक को डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार इसी आर्टिकल से मिलता है। और ये अकेला नहीं है, संविधान हमें कई और भी फंडामेंटल राइट्स देता है। जैसे कि आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। आर्टिकल 17 जो छुआछूत जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई पर रोक लगाता है। फिर है आर्टिकल 19 जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, जो किसी भी डेमोक्रेसी का एक मजबूत पिलर है। और मान लीजिए अगर इनमें से किसी भी अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे, तो आर्टिकल 32 हमें वो ताकत देता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं न्याय के लिए। लेकिन एक बात और, संविधान सिर्फ अधिकारों की ही बात नहीं करता, ये एक बैलेंस बनाता है। ये राज्यों को भी कुछ गाइडलाइंस देता है कि उन्हें शासन कैसे चलाना चाहिए, जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और साथ ही आर्टिकल 51A में हम नागरिकों के लिए भी कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मतलब अधिकार हैं तो जिम्मेदारियां भी हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब हम उन इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेस को देखेंगे जो इस बात को पक्का करते हैं कि ये पूरी डेमोक्रेटिक मशीनरी, ये पूरा सिस्टम ठीक से चलता रहे, फेयर तरीके से चलता रहे और वक्त के साथ खुद को ढालता भी रहे। किसी भी लोकतंत्र की जान क्या होती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना? और भारत में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 के तहत। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम ही ये देखना है कि हर चुनाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के हो। अब देखिए, इतना बड़ा देश चलाने के लिए पैसों का मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। इसी के लिए संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की व्यवस्था है। इसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से आए पैसे का बंटवारा कैसे हो, इस पर सलाह देना, ताकि देश में एक फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। अच्छा, कभी कभी देश में हालात नॉर्मल नहीं रहते। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से निपटने के लिए भी संविधान में इंतजाम है। इन्हें हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस।
ये राष्ट्रपति को खास पावर देते हैं, जैसे कि युद्ध के समय, या अगर किसी राज्य में संवैधानिक सिस्टम फेल हो जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट आ जाए। ऐसी स्थितियों में देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी हैं। और शायद सबसे खास बात, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो संविधान में बदलाव कर सके, यानी अमेंडमेंट कर सके। और यही वो खूबी है जो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, एक ऐसा दस्तावेज जो वक्त और समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। तो संक्षेप में देखें तो हमने भारतीय शासन व्यवस्था के पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डाली है। हमने समझा कि केंद्र और राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और वो कौन सी मशीनरी हैं जो इस पूरे लोकतंत्र को चलाए रखती हैं। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। संविधान तो हमें नियम कानून दे देता है, एक ढांचा दे देता है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो इन लिखे हुए शब्दों में असल में जान फूंकती है, जो इन्हें सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा बना देती है? इस पे सोचिएगा जरूर।